दोपहर की गर्म हवा सड़क पर ऐसे लहरा रही थी जैसे माहौल खुद किसी अनहोनी को महसूस कर रहा हो। ट्रैफिक अपनी ही रफ्तार से बह रहा था, लेकिन उस भीड़ के बीच एक पुलिस वैन बिल्कुल अलग सी बेचैनी लेकर आगे बढ़ रही थी। वैन की पिछली सीट पर हथकड़ियों में बैठे संदीप उर्फ काला झटेड़ी का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें बता रही थीं कि वह हर गुजरते पल को गिन रहा है। उसकी निगाहें बाहर की दुनिया को ऐसे टटोल रही थीं जैसे उसे पता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर ठीक उसी पल सड़क पर एक काली स्कॉर्पियो बिजली की तरह उछली। उसने वैन को ओवरटेक किया और अचानक तिरछी खड़ी हो गई। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, वैन झटके से रुकी और उससे पहले कि पुलिस वाले समझ पाते कि माजरा क्या है, 4 नकाबपोश दरवाजे खोलकर बाहर कूदे। गोलियों की आवाज ने हवा को चीर दिया। वैन के शीशे टूटकर केबिन में बिखर गए। पुलिसकर्मी संभलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमलावरों की रफ्तार किसी फिल्मी दृश्य जैसी थी। तभी एक नकाबपोश ने लाल मिर्च पाउडर का बम फेंका। हवा में लाल धूल फैल गई और वैन के अंदर बैठे पुलिसकर्मी आंखें मलते रह गए। इस मौके का फायदा उठाकर एक हमलावर चिल्लाया, भाई वक्त आ गया, नीचे कूदो जल्दी। काला झटेड़ी समझ गया कि उसके आदमी आ पहुंचे हैं। हाथ हथकड़ियों में थे, फिर भी वह इतनी तेजी से नीचे उतरा कि लगता था महीनों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। धूल और गोलियों के बीच उसके गुर्गों ने उसे चारों तरफ से ढाल की तरह घेर लिया और स्कॉर्पियो की ओर भागने लगे। एक कांस्टेबल ने साहस जुटाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक हमलावर ने हवा में गोली चलाते हुए कहा, हटो, नुकसान नहीं चाहते, बस रास्ता दो। कुछ सेकंड में काला झटेड़ी स्कॉर्पियो में बैठ चुका था। दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी गर्जी और टायरों की चीख के साथ स्कॉर्पियो सड़क पर धुआं छोड़ती हुई दूर निकल गई। पीछे खुले दरवाजे वाली वैन, घायल सिपाही और एक अविश्वास से भरी हवा रह गई। फरवरी 2020 की वह दोपहर हरियाणा पुलिस के लिए एक झटका थी। दिनदहाड़े हिरासत से काला झटेड़ी को छोड़ा ले जाना सिर्फ साहस नहीं, उनकी तैयारी और बेखौफी का सबूत था। इस वारदात ने उसके नाम में एक और परत जोड़ दी, दहशत की परत। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ उस फरारी तक सीमित नहीं है। असली किस्सा शुरू होता है बहुत पहले, एक छोटे गांव के लड़के से, जिसकी जिंदगी सामान्य सपनों से शुरू हुई और अपराध की भीड़ में खो गई। संदीप का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव झटेड़ी में हुआ था। उसके पिता खेती करते थे, घर बिल्कुल साधारण था। संदीप बचपन में पतला दुबला और शांत स्वभाव का बच्चा था। न कोई गुस्सा, न कोई झगड़ालूपन। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की, फिर कुछ वक्त केबल ऑपरेटर का काम किया। घर वाले उम्मीद करते थे कि लड़का धीरे धीरे संभल जाएगा, जिंदगी बना लेगा। लेकिन जिंदगी का रास्ता अक्सर वैसा नहीं होता जैसा परिवार सोचता है। सांवले रंग की वजह से उसे बचपन से काला कहा जाता था और गांव के नाम से झटेड़ी। दोनों मिलकर उसके भविष्य का ऐसा नाम बनाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता था। किशोरावस्था तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह जवानी में कदम रखा, संगत बदलने लगी। आसपास के कुछ लड़के जो छोटे मोटे झगड़े और चोरी चकारी करते थे, उन्हीं के साथ वह घूमने लगा। पहली बार उसका नाम जरा बड़े झगड़े में आया, फिर जेब कतरी, फिर मोबाइल छीनने जैसी वारदातें। और फिर आया वह दिन, 29 सितंबर 2004। दिल्ली के सिरसपुर इलाके में संदीप ने एक राहगीर का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की। किस्मत उस दिन उसके साथ नहीं थी। पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। यह उसका पहला केस था जो समयपुर बादली थाने में दर्ज हुआ। उम्र करीब 17-18 साल, बहुत छोटी, लेकिन अपराध की दुनिया में उतरने के लिए काफी। कुछ दिन जेल में रहा, फिर जमानत पर बाहर आ गया। पर जेल ने उसके अंदर कुछ बदल दिया था। वहां मिले अपराधी, वहां सुनी कहानियां, सबने उसे उसी अंधेरी राह की तरफ धकेल दिया। वहां उसका सांवला रंग और गांव का नाम उसकी पहचान बन गए थे। कैदी उसे काला झटेड़ी कहने लगे और बाहर निकलते ही उसने इसे अपना नाम बना लिया। अब वह पहले से ज्यादा निडर था। मोबाइल छीनना या पॉकेटमारी उसके लिए छोटा खेल था। वह लूट, डकैती, मारपीट, कई गंभीर वारदातों में शामिल होने लगा। धीरे धीरे बड़े अपराधियों ने उसे अपने काम में जोड़ लिया और उसका नाम बढ़ने लगा। फिर आया जून 2009। रोहतक के सांपला इलाके में एक लूट के दौरान गोली चली और एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह पहला कत्ल था जिसने काला झटेड़ी को अपराध की भीड़ से निकालकर सीधा सुर्खियों में ला दिया। कुछ महीने बाद मार्च 2010 में सोनीपत के गोहाना में एक और हत्या में उसका नाम सामने आया। 2 कत्लों ने सारी तस्वीर साफ कर दी। काला झटेड़ी अब सिर्फ एक झपटमार नहीं रहा था,
वह अब खतरनाक अपराधियों की सूची में दर्ज हो चुका था। इन घटनाओं के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया। दबिशें बढ़ गईं, पोस्टर छपने लगे और उसका नाम दिल्ली एनसीआर के अपराध जगत में तेजी से फैलने लगा। काला झटेड़ी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो उस सफर का हिस्सा है जिसमें दगाबाजियां हैं, फरारियां हैं, पुलिस की पकड़ दौड़ है और आखिर में वही सलाखें जिनके पीछे से यह कहानी शुरू हुई थी। गैंगस्टर दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की उसकी चाह वक्त के साथ और तीखी होती जा रही थी। पुलिस उसकी तलाश में 4 राज्यों में दबिश दे रही थी। दुश्मन हर मोड़ पर घात लगाए बैठे थे, लेकिन काला झटेड़ी हाथ नहीं आया। इसी बीच उसने अपने आसपास मंडराते लड़कों को जोड़ना शुरू कर दिया। वो लड़के जो बेरोजगारी, गुस्सा और भटकाव में कुछ भी करने को तैयार थे। काला झटेड़ी उन्हें सामने बैठा कर कहता, दौलत और नाम चाहिए तो मेरे साथ चलो, डर पीछे छोड़ो, आगे ताकत है। लड़के उसके स्वर में इतना तेज दिखते कि कई तुरंत उसके साथ हो जाते। कुछ ही महीनों में उसने हथियारों का बंदोबस्त कर लिया और उसकी टोली दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक पहचानी जाने लगी। जमीन जायदाद के झगड़े सुलझाने, कारोबारियों को धमकाकर पैसे निकलवाने और हफ्ता वसूली जैसे काम उसके लड़कों की दिनचर्या बन गए। मोहल्लों में लोग कहते, काला बोलेगा तो मामला खुद ब खुद शांत हो जाएगा। एनसीआर में नीरज बवाना, गोगी, टीटू, लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम पहले से ओवरग्राउंड थे। इन्हीं के बीच झटेड़ी भी तेजी से उठने लगा। पहले उसने छोटे गिरोहों से हाथ मिलाया, फिर खुद ही मैदान में उतरकर इलाके पर अपनी धाक जमानी शुरू कर दी। अब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और उत्तराखंड तक उसका नाम घूमने लगा। कोई जमीन का झगड़ा होता तो लोग खुद आकर कहते, काला भाई बस एक बार आकर बोल देना, सामने वाले की अकड़ उतर जाएगी। अपराध की दुनिया में जैसे जैसे कोई ऊपर बढ़ता है, वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़ते हैं। उसकी बढ़ती ताकत पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। हत्या, अपहरण, रंगदारी, डकैती, मुश्किल ही कोई गंभीर मामला था जिसमें उसका नाम ना आया हो। दिल्ली पुलिस की फाइलों में उसके खिलाफ 15 से ज्यादा केस दर्ज थे और बाकी राज्यों के मामले मिलकर यह संख्या 2 दर्जन के पार पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ नीरज बवाना से उसकी दुश्मनी भारी पड़ने लगी थी। बवाना तिहाड़ जेल से ही अपने लोगों को चला रहा था और एनसीआर पर पूरी पकड़ चाहता था। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि अपराधियों में यह लाइन मशहूर हो गई, बवाना और झटेड़ी मिल जाएं तो गोलियां ही बोलेंगी। लेकिन अपराध की दुनिया में सिर्फ दुश्मन नहीं बनते, कुछ रिश्ते मजबूरी और फायदे से भी बनते हैं। यही वजह थी कि काला झटेड़ी की पहचान राजस्थान और पंजाब के कुख्यात नाम लॉरेंस बिश्नोई से हुई। बिश्नोई उससे कहता, उधर मैं देख लूंगा, दिल्ली हरियाणा तुम्हारे हवाले। धीरे धीरे दोनों गैंग एक ही धारा में बहने लगे। बिश्नोई पैसा देता, हथियार जुटाता और काला झटेड़ी सामने बैठकर अपने लड़कों से कहता, तुम्हारा काम साफ है, मौका मिले बस आदेश का इंतजार मत करना। लोग फुसफुसाकर कहते, एनसीआर में बिश्नोई की कमान अब काला के हाथ में है। और सच यह था कि विस्तार, डर, नेटवर्क, काला झटेड़ी अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा था, वह कई राज्यों में पसरा हुआ एक पूरा सिस्टम बन चुका था। यह गठजोड़ जैसे जैसे मजबूत होता गया, दोनों गैंगों का रुतबा भी उसी तेजी से बढ़ता गया। उत्तर भारत के अपराध जगत में एक नया नाम गूंजने लगा, बिश्नोई झटेड़ी सिंडिकेट। काला झटेड़ी ने उस वक्त अपने आसपास इतने शूटर जोड़ लिए थे कि कहा जाता था उसके इशारे पर सैकड़ों लड़के खड़े हो सकते हैं। कई छोटे गिरोह भी उसकी छत्र छाया में आकर मिल चुके थे। उसके खास लोगों में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चित था, काला राणा। खुद कुख्यात अपराधी, कई राज्यों में वांटेड और झटेड़ी का पूरा भरोसेमंद। उस पर उस वक्त 7 लाख का इनाम था और पुलिस से बचने के लिए उसने नकली पासपोर्ट बनवाकर थाईलैंड भागने की भी कोशिश की थी। ऐसे साथियों के बीच खड़ा काला झटेड़ी पुलिस के लिए किसी कांटों भरे मुकुट जैसा हो गया था। दिल्ली और हरियाणा में उसका डर इस हद तक फैल चुका था कि लोग रात में उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते। कारोबारी तो उसके फोन की घंटी बजते ही घबरा जाते थे। वे अक्सर कहते, भाई जितना बोलोगे उतना दे देंगे, बस गुस्सा मत करना। कई किस्से तो ऐसे भी सामने आए जहां काला झटेड़ी ने खुद जेल में बैठकर फोन से धमकाया और बाहर मौजूद उसके लड़कों ने उसी वक्त वसूली कर ली। पुलिस अधिकारियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। अपराध की फाइलों में उसका ग्राफ ऊपर ही जाता दिख रहा था। इसी बीच मई 2021 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को चौंका दिया।
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उसके साथी एक विवाद के दौरान युवा पहलवान सागर धनखड़ और उसके दोस्त सोनू माहौल से भिड़ गए। मारपीट इतनी बड़ी कि सागर की मौत हो गई, जबकि सोनू किसी तरह जान बचाकर निकल गया। जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी, कहानी में अचानक नया मोड़ आया। पता चला कि सोनू माहौल काला झठेड़ी का भांजा है। फिर धीरे धीरे यह भी सामने आया कि सुशील और काला झठेड़ी के बीच जमीन और पैसों को लेकर कुछ पुराना विवाद चल रहा था। कहा गया कि सुशील कुमार को कई बार झठेड़ी की तरफ से धमकियां मिली थी। सुशील ने शायद सोचा होगा कि सागर और सोनू को सबक सिखाकर वह काला झठेड़ी को अपना संदेश दे देगा, लेकिन मामला उलटा पड़ गया। सागर की मौत ने देश भर का ध्यान इस घटना पर खींच लिया और सुशील खुद गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गया। पुलिस पूछताछ में सुशील ने साफ कहा, मुझे अपनी जान का खतरा था, मैं काला झठेड़ी से डर गया था। इस एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया। मीडिया जोर जोर से बताने लगा कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट को भी गैंगस्टर के डर ने अपराध करने पर मजबूर कर दिया। जनता हैरत में थी। एक तरफ सरकार अपराध मिटाने की बातें करती है, दूसरी तरफ देश का हीरो एक गिरोह के नाम से डर रहा था। यह चर्चा हफ्तों तक चलती रही। इस घटना के बाद काला झठेड़ी का नाम अपराध जगत की फाइलों से निकलकर आम लोगों की रोजमर्रा की बातचीत तक पहुंच गया। लोग कहते, यार नाम ही काफी है, सामने आ जाए तो होश उड़ जाते हैं। यह वही दौर था जब काला झठेड़ी खुद भी पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। कहानी की शुरुआत में जिस घटना का जिक्र आया था, उसकी जड़ दरअसल 2020 की शुरुआत में ही पड़ चुकी थी। हरियाणा पुलिस ने उसे एक पुराने केस में पकड़ लिया था और 2 फरवरी 2020 को गुड़गांव से फरीदाबाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। वापसी में हुआ वह हमला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। जैसे ही उसके लोगों ने वैन पर धावा बोला और उसे छोड़ा ले गए, काला झठेड़ी हवा में घुलते धुएं की तरह गायब हो गया। उसके बाद वह पूरी तरह अंडरग्राउंड चला गया। अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा नेपाल के रास्ते दुबई भाग गया, कुछ बोले वह मलेशिया में छिपा है। सच बस इतना था कि वह लगातार ठिकाने बदल रहा था और पुलिस की पकड़ से मीलों दूर भाग चुका था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और काउंटर इंटेलिजेंस उसके पीछे लगी थी, लेकिन कोई कहां वह कहां। कहानी साफ फिल्मी हो चुकी थी और जैसे फिल्म में ट्विस्ट आते हैं, उसी तरह मार्च 2021 में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। दोपहर का वक्त था जब अस्पताल की गलियों में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। यह दिल्ली पुलिस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। हुआ यूं कि काला झठेड़ी के खास आदमी कुलदीप मान, जिसे दुनिया फज्जा के नाम से जानती थी, को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था। मेडिकल जांच के बहाने पुलिस उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर आई थी, लेकिन काला झठेड़ी को यह खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने अपने लोगों से कहा था, देखो मौका यही है, फज्जा को आज ही बाहर निकालना है, चूकना मत। अस्पताल के बाहर कुछ गाड़ियां आकर इस तरह रुकी जैसे कोई आधिकारिक टीम पहुंची हो। कई लोग पुलिस की तरह की वर्दी पहने थे और गाड़ियों पर भी पुलिस के स्टिकर लगे थे। एक सिपाही ने उन्हें देखकर पूछा, किस मामले में आए हो? सामने खड़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंदर से बुलावा आया है, फौरन जाना है। और इसके तुरंत बाद तड़तड़ाहट की आवाजें उठी। असली पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलने लगी। लोग चीखते हुए गलियारों में इधर उधर भागने लगे। डॉक्टर, मरीज, स्टाफ, किसी को समझ नहीं आया कि अचानक यह तूफान कहां से आ गया। इसी अफरा तफरी में काला झठेड़ी के लोग फज्जा को पुलिस की पकड़ से खींचकर बाहर लाए। फज्जा ने सांस लेते ही कहा, भाई लगा था आज नहीं बच पाऊंगा। उसके आदमी बोले, चल वक्त कम है, गाड़ी तैयार है। वे उसे बैठाकर कुछ ही सेकंड में निकल गए। जाते जाते हमलावर मिर्ची पाउडर फेंक कर गए ताकि पुलिस पीछा न कर सके। कुछ मिनटों बाद अस्पताल के बाहर सन्नाटा था और हवा में बस धुआं तैर रहा था। कैदी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। यह घटना दिल्ली की पुलिस डायरी में एक बहुचर्चित एक शूटआउट बन गई। पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई। दिल्ली से लगे हर राज्य, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, सब जगह अलर्ट जारी हुआ। मीडिया बार बार कह रहा था, जीटीबी अस्पताल शूटआउट का मास्टरमाइंड काला झठेड़ी। खबरों में एंकर हैरानी से बोलते, यार यह तो किसी फिल्म के सीन जैसा असल में हो गया। लेकिन कहानी का किरदार जितनी तेजी से भागा था, किस्मत उतनी देर साथ नहीं दे सकी। फज्जा जो इतनी मुश्किल से छुड़ाया गया था, वह कुछ ही दिनों में फिर पुलिस के रडार पर आ गया। स्पेशल सेल ने पीछा करते करते उसे घेर लिया और मुठभेड़ में ढेर कर दिया। काला झठेड़ी का एक और करीबी रवि मलिक भी उसी एनकाउंटर में मारा गया।
पुलिस लगातार दबाव बढ़ा रही थी और उसके कई साथी एक एक कर या तो गिरफ्तार हो रहे थे या गोलीबारी में खत्म हो रहे थे। लेकिन काला झठेड़ी वह अब भी कहीं नहीं मिल रहा था। जीटीबी अस्पताल कांड के बाद उसके लिए दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक की स्पेशल टीमें तैनात कर दी गई। हर थाने में उसका पोस्टर लगा था, हर वायरलेस संदेश में उसका नाम गूंजता था। पुलिसकर्मी कहते, यह आदमी जहां होगा ना, खुद को बहुत चालाक समझ रहा होगा, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं है, पकड़ जरूर आएगा। पर उस वक्त की हकीकत यही थी, काला झठेड़ी गायब था और पूरा उत्तर भारत उसके नाम से दहल रहा था। काला झठेड़ी की फरारी पुलिस के लिए ऐसा सिरदर्द बन चुकी थी कि हर दिन नई रणनीति बनानी पड़ रही थी। उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापे पड़ते रहे। 6 महीनों में 40 से ज्यादा रेड अलग अलग राज्यों में हो चुकी थी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल, गोवा से लेकर महाराष्ट्र तक, जहां भी उसके होने की फुसफुसाहट मिलती, पुलिस उसी वक्त वहां दस्तक दे देती। मगर हर बार नतीजा वही। वो यहां से कुछ घंटे पहले निकला है। कई बार तो पुलिस को रास्ते में ही पता चलता कि वह कुछ मिनट पहले पीछे की गली से भाग निकला। गोवा के एक रिसोर्ट की टिप सबसे पक्की मानी गई थी, पर वहां भी खाली कमरे मिले। ऐसा लगता था मानो झठेड़ी खुद यह खेल खेल रहा हो, बिल्ली और चूहे का खेल, जिसमें वह हर चाल पहले से भांप लेता था। कभी उधर पुलिस के भीतर से आवाज आती, यार ये आदमी हमें चकमा कैसे दे देता है हर बार, और जवाब मिलता, वक्त पर ठिकाना बदल देता है, कोई समझ नहीं पाता। पुलिस ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। एक समय तो लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की गई। बिश्नोई उस वक्त जेल में था। पुलिस को उम्मीद थी कि उसके जरिए झठेड़ी के ठिकाने का कुछ सुराग मिल जाएगा। लॉरेंस ने कुछ जगहों के नाम भी बताए, लेकिन चालाक झठेड़ी शायद बहुत पहले ही ठिकाने बदल चुका था, या उसे भनक लग गई थी कि पुलिस उसके पीछे उसी तर्ज पर चल रही है। आखिर वह सुबह भी आ गई जिसका महीनों से इंतजार था। जुलाई 2021 की एक तपती सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक मजबूत और भरोसेमंद जानकारी मिली। काला झठेड़ी अपनी प्रेमिका अनुराधा के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक परिचित के फार्म हाउस में छिपा है। इस बार पुलिस ने गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अफसरों ने कहा, आज ये हाथ से फिसला तो महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। टीम ने रात भर प्लान बनाया और सुबह होते ही फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर शायद झठेड़ी को अंदाजा भी नहीं था कि शिकंजा इतनी जल्दी कस जाएगा। गेट खुलते ही पुलिस अंदर घुसी। झठेड़ी कुछ पल के लिए घबरा गया, बोला, इतनी जल्दी कैसे? लेकिन वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। बिना एक भी गोली चले देश के सबसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त वह पूरी कोशिश कर चुका था खुद को छिपाने की। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, बदला हुआ पहनावा, पर पुलिस ने तुरंत पहचान लिया। कोई छल कब तक काम आता? 7 लाख इनामी इस अपराधी के पकड़े जाने की खबर से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस ने राहत की सांस ली। उस पर वर्षों से चढ़ता दबाव आखिर उतर गया था। उसके साथ पकड़ी गई अनुराधा चौधरी भी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं थी। राजस्थान की रहने वाली यह महिला अनुराधा उर्फ मैडम मिस कई अपराधों में वांछित थी और अपराध जगत में लेडी डॉन के नाम से जानी जाती थी। काला झठेड़ी के लिए वह सिर्फ प्रेमिका नहीं बल्कि गैंग की अहम सदस्य भी थी। दोनों को दिल्ली लाया गया और दिल्ली पुलिस ने काला झठेड़ी पर मकौका MCOCCA जैसी सख्त धारा लगा दी ताकि वह आसानी से जमानत पर बाहर ना आ सके और उसके गैंग की कमर टूट जाए। काला झठेड़ी की फरारी खत्म हो चुकी थी। उसके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 30 से 40 तक गंभीर मुकदमे दर्ज थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि कैसे 6 महीनों तक 12 राज्यों में भाग दौड़कर यह गिरफ्तारी संभव हुई। सारी जगह पर हमारी टीम इसके पीछे या बल्कि मैं कहूँ उन टेक्निकल गैस एस्टिमेट्स के पीछे लगी रही और अंततोगत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान यह भी सामने आया कि अनुराधा और झठेड़ी फरारी के दिनों में एक दूसरे के करीब आ गए थे। लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात नाम भी उनकी मदद कर रहे थे। यहां तक कि कहा गया कि काला झठेड़ी दुबई और मलेशिया में बैठकर भी फोन के जरिए भारत में अपने गिरोह को चलाता रहा था। और यहीं से उसकी कहानी में एक नई परत जुड़ती है, उसकी प्रेम कहानी जो अपराध की दुनिया के बीच पनपी और जिसने उसकी जिंदगी को एक अलग मोड़ दे दिया। काला झठेड़ी की फरारी पुलिस के लिए किसी अंतहीन सपने की तरह बन चुकी थी। देश के आधे नक्शे पर पुलिस उसकी छाया ढूंढ रही थी, लेकिन हर बार होता वही, जैसे वो कोई भूत हो जो हाथ आते आते हवा में घुल जाता था।
एक अफसर ने थक कर कहा, यार ये आदमी किसी और ही दुनिया का लगता है, पहुंचते हैं तो पहले ही उड़न छू। दूसरा बोला, वक्त से पहले खबर मिल जाती है इसे, अंदर कोई मदद कर रहा होगा। अपराध और गोलियों से भरी उस दुनिया में जहां भरोसे की उम्र कुछ घंटों की होती है, वहीं काला झटेड़ी की जिंदगी में एक अनहोनी सी दस्तक हुई, प्यार की। पुलिस ने जिस महिला को उसके साथ पकड़ा था उसी का नाम था अनुराधा चौधरी। सहारनपुर के उस फार्म हाउस में दोनों साथ मिले थे, पर दोनों की कहानी उसे कहीं पहले शुरू होकर कहीं और ही मोड़ ले चुकी थी। अनुराधा राजस्थान की रहने वाली थी और उसका अतीत भी किसी फिल्म की पटकथा जैसा रोमांचक था। वह कभी कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की बेहद भरोसेमंद साथी रही थी। 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद हालात बदले। अनुराधा ने अपने रास्ते नए सिरे से बनाने शुरू किए और धीरे धीरे ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां लोग उसे रिवॉल्वर रानी, लेडी डॉन, मैडम मिस कई नामों से जानने लगे। बंदूकें चलाना, AK-47 संभालना, डर के बिना फैसले करना उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। काला झटेड़ी और अनुराधा की पहली मुलाकात भी किसी सीक्रेट ऑपरेशन जैसी थी। 2020 में जब काला फरार था और एक एक पल पुलिस को चकमा देता घूम रहा था, तब दोनों किसी काम के सिलसिले में आमने सामने आए। मुलाकात छोटी सी थी पर असर गहरा। शायद दोनों को एक दूसरे की आंखों में वही बेचैनी, वही खतरे की महक, वही आजादी की भूख दिख गई थी। काला झटेड़ी ने बाद में अपने एक साथी से कहा था, ये लड़की अलग है, डर नहीं है इसके अंदर, बातों में भी आग है। साथी ने हंसकर जवाब दिया था, भाई इसको कम मत समझना, ये अकेली दो गिरोह संभाल सकती है। अनुराधा पढ़ी लिखी थी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन, अंग्रेजी पर अच्छी पकड़। दोनों साथ साथ छुपते, ठिकाने बदलते और एक दूसरे को बचाते। यही सफर धीरे धीरे साझेदारी से आगे बढ़कर मोहब्बत में बदल गया। दो मोस्ट वांटेड, दो बागी, जिनकी जिंदगी भागते दौड़ते कट रही थी, लेकिन भागने के उस दौर में ही वे सबसे करीब आ गए। जुलाई 2021 में सहारनपुर में गिरफ्तारी हुई। काला जेल गया। अनुराधा कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आ गई, लेकिन रिश्ता वहीं का वहीं रहा, बल्कि और मजबूत हो गया। लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, जो काला झटेड़ी का सबसे भरोसेमंद यार था, वही दोनों की मुलाकात कराने में भी मदद करता रहा। जेलों में बंद होने के बावजूद जुगाड़ हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद था। कई बार अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए भी बिश्नोई के लोगों ने ऐसी व्यवस्था की कि दोनों चोरी छिपे मिल सकें। अनुराधा ने एक बार अपनी सहेली से कहा था, वो चाहे जैसा भी हो पर मेरे लिए खड़ा रहता है। ऐसा आदमी जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। उधर जेल की चारदीवारी में बैठे काला झटेड़ी ने भी अपने साथियों से कहा, इसके बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, जो होगा इसके साथ ही होगा। आखिरकार दोनों ने फैसला किया, शादी करेंगे। भले ही एक जेल में बंद हो और दूसरा जमानत पर बाहर, पर मोहब्बत को दीवारें रोक नहीं सकती। 2024 की शुरुआत में काला झटेड़ी ने दिल्ली के अदालत में एक अर्जी दी, उसे शादी के लिए पैरोल दी जाए। संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा गया कि 21 एक कैदी भी अपना वैवाहिक अधिकार रखता है। लंबी बहस चली, कई नजरिए सुने गए और अंततः अदालत ने सीमित समय के लिए कस्टडी पैरोल मंजूर कर ली। 12 मार्च 2024 को दिल्ली के द्वारका इलाके में एक बैंक्वेट हॉल को किसी किले की तरह घेर लिया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का वक्त तय हुआ था। तिहाड़ जेल से काला झटेड़ी सफेद कुर्ता पायजामा और बैंगनी सदरी पहनकर निकला। हथियारबंद कमांडो उसके चारों तरफ दीवार बनकर चल रहे थे। द्वारका सेक्टर 3 के संतोष गार्डन बैंक्वेट के बाहर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी, स्नाइपर, कमांडो और स्पेशल फोर्स तैनात थे। हॉल के अंदर मंच सज चुका था। कुछ ही देर बाद अनुराधा लाल साड़ी में दुल्हन बनकर पहुंची। पुलिस उसे भी खास सुरक्षा के बीच लाई थी। मंच पर काला और अनुराधा ने वरमाला डाली, फेरे लिए, और उस वक्त पहली बार देखने वालों ने काला झटेड़ी को बिना हथकड़ी के देखा। हालांकि उसके चारों ओर कमांडो अब भी तैनात थे। परिवार वालों को सख्त चेकिंग के बाद ही अंदर आने दिया गया था। 4 घंटे बाद वही काला झटेड़ी फिर तिहाड़ की ओर ले जाया गया। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित शादियों में से एक थी। अगले दिन उसे अपने गांव झटेड़ी ले जाकर गृह प्रवेश कराया गया। वहां भी हर कोने पर वर्दी पहरा दे रही थी। इस तरह उस गैंगस्टर की जिंदगी में एक अध्याय जुड़ गया, प्यार का, शादी का और सलाखों के बीच भी मोहब्बत की जीत का। शादी के बाद भी काला झटेड़ी की जिंदगी की उलझनें खत्म नहीं हुई। तिहाड़ की ऊंची दीवारों के पीछे वह एक बार फिर उसी अंधेरी दुनिया का कैदी बन गया था, जहां वक्त धीरे धीरे चलता है लेकिन ख्यालें तेज भागती रहती हैं। अदालतें, केस, तारीखें, FIR, सबकी फाइलें उसके सामने खुलने लगी। दिल्ली
हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन सबको जोड़ें तो 30 से 40 भारी भरकम केस उसके सिर पर लदे थे। कभी कभी रात को वह खुद से यही कहता, जिंदगी ने क्या क्या रंग दिखा दिए। गोली बंदूक से निकली कहानी अब अदालतों के कागजों में अटकी है। उधर पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा था। सरकार उसकी काली कमाई को खत्म करने में लगी थी। जब्ती की नोटिसें एक के बाद एक आती रहीं। साथियों की गिरफ्तारी जारी थी। कुछ पुलिस की पकड़ में आए, कुछ गैंगवार में गिर गए। काला झठेड़ी भले सलाखों के पीछे था, पर उसके नाम से जुड़े किस्से गलियों में आज भी घूमते थे। फिर आया वह मोड़ जिसने सभी को हैरान कर दिया। जून 2025 में खबर फैली कि काला झठेड़ी ने अदालत से IVF की अनुमति मांगी है ताकि वह अनुराधा के साथ संतान पैदा कर सके। अदालत में उसकी अपील पढ़कर कई लोग दंग रह गए। कैदी, गैंगस्टर, मोस्ट वांटेड और अब पिता बनने की ख्वाहिश। उसने अदालत में कहा, हमने बहुत गलतियां की हैं, पर खानदान का पेड़ जिंदा रखना भी जरूरी है। लोगों की सांस अटक गई। कुछ बोले, ये कैसी रियायत है? कुछ ने कहा, अरे इंसान है, उसकी भी जिंदगी है। बहसें चली और अंत में अदालत ने उसकी गुजारिश मान ली। डॉक्टरों की एक टीम तिहाड़ जेल भेजी गई। सुरक्षा घेरे के अंदर ही पूरा मेडिकल प्रोसेस किया गया और काला झठेड़ी का स्पर्म IVF के लिए लिया गया ताकि बाहर अनुराधा उपचार करा सके। किसी ने सोचा नहीं था कि अच्छे बुरे के बीच उलझा यह आदमी अपनी वंश वृद्धि के बारे में इस तरह सोचते हुए नजर आएगा। लेकिन इसी बीच उसका अतीत उसके सामने किसी फिल्म की तरह बार बार आ खड़ा होता। दोस्तियों के पन्ने, लॉरेंस बिश्नोई जैसा यार, दुश्मनी की आग, नीरज बवाना जैसा प्रतिद्वंदी, अनुराधा जैसी लेडी डॉन का प्यार और रक्त रंजित किस्से, दर्जनों एनकाउंटर और कत्ल। काला झठेड़ी की दास्तान ऐसी थी जिसमें हर मोड़ पर रोमांच था, खौफ था और कभी कभी एक अजीब सी इंसानी कमजोरी भी। अब तिहाड़ जेल के एक छोटे से कमरे में बैठा काला झठेड़ी अक्सर अपनी पुरानी तस्वीरें देखता था। कभी बंदूक ताने हुए नौजवान की फोटो, कभी शादी के मंडप में अनुराधा संग खींची तस्वीर, कभी अखबार की सुर्खियों में छपा अपना नाम। इतना कुछ देख लेने के बाद भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती और आंखें जैसे कहती, जिंदगी ने अजीब तमाशा दिखाया है। अब उसका भविष्य अदालत के फैसलों और कानून की राहों में टंगा है। कुछ कहते हैं उसे उम्र कैद मिलेगी, कुछ कहते हैं सजा और भी भारी होगी। लेकिन एक बात तय है, काला झठेड़ी की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। उसका क्लाइमैक्स आने वाला वक्त ही लिखेगा। पर उसके किस्से वे अभी भी जिंदा हैं, गलियों में, चाय की दुकानों में, सोशल मीडिया पर और उन लोगों की बातचीत में जो इश्क, गोलियां और किस्मत से खेलते इस आदमी को एक लीजेंड की तरह सुनाते हैं। अगर आपको इतिहास, अपराध जगत और इंसानी कहानियों के ऐसे अनकहे मोड़ पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। रिवीलिंग आइज पर हम हर कहानी की परतें खोलते हैं, जहां सच, अफवाह और रोमांच एक ही लकीर पर आकर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहां हर कहानी छुपे हुए सच को सामने लाती है। रिवीलिंग आइज, जहां हर दास्तान अपनी असली परछाई दिखाती है।